Hello students, welcome to tuition time. I am Rajesh Verma and we are studying physics of 12th class. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में और हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को यूज कर कैसे हम टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स को यूज कर सकते हैं। और आज हम इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मिराज के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बिहेवियर के बारे में। तो अपने कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, आइए शुरू करें आज की क्लास। आज हम जो पहला टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है मिराज। क्या होता है मिराज? बहुत ज्यादा गर्म कंडीशन में, जैसा कि डेजर्ट में होता है, वहां पर कई बार हमें ऐसा नजर आता है एक पेड़ है दूर और उस पेड़ के नीचे हमें परछाई नजर आती है हिलती हुई सी, ऐसे लगता है जैसे कि वहां पर पानी है। पर जब हम वहां पास पहुंचते हैं तो हमें केवल पेड़ नजर आता है, उसके नीचे कोई पानी नहीं होता। इस फिनोमिना को मिराज कहते हैं। तो ये मिराज कैसे बनता है, आइए हम ऑप्टिक्स के फिनोमिना के बेस पर इसको स्टडी करें। कॉमन लाइफ में हमारे यहां इस समय जहां मैं खड़ा हूं यहां पर क्या है, एयर की जो नीचे की लेयर्स हैं वो डेंसर हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा पतली होती जाती है, लेयर्स रेयरर होती चली जाती हैं। पर जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब अर्थ बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। अर्थ के कांटेक्ट में आने वाली लेयर्स गर्म होकर फैलती हैं, हवा की जो परतें होती हैं, और वहां पर अर्थ के पास की एयर की लेयर्स कुछ रेयरर हो जाती हैं और ऊपर की लेयर्स डेंसर होती हैं। ऐसा कुछ मीटर्स तक या कुछ 100 मीटर्स तक होता है। नॉर्मली नीचे की लेयर, एयर की जो ग्राउंड के पास वाली लेयर्स होती हैं वो डेंसर होती हैं और ऊपर रेयरर होती हैं। बट इन केस ऑफ एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस लाइक दोज इन डेजर्ट, the layers of air which are near the ground they become rarer as compared to the layers above them. अब ऐसा होने से क्या होता है ये हम डायग्राम से समझेंगे। एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन में ऊपर जो लेयर्स हैं वो डेंसर हैं और ग्राउंड के पास वाली लेयर्स रेयर हैं। ऊपर लेयर्स को हम कुछ पास पास बनाएंगे, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हम लेयर्स के बीच का गैप कुछ बढ़ाते जाएंगे इस तरह से। धीरे धीरे आप नोटिस कर रहे हैं मैं इस गैप को इंक्रीज करता जा रहा हूं। पहले ये कम है और बढ़ गया, धीरे धीरे इसको इंक्रीज करता जा रहा हूं। अब मान लीजिए ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए एक ट्री है, दिस इज अ ट्री। यहां से ट्री से एक लाइट की रे इधर को ट्रेवल करती है ऐसे। क्योंकि ऊपर की लेयर डेंसर है और नीचे की लेयर कंपैरेटिवली रेयर है, इसलिए ये लाइट की रे सीधा जाने की जगह नॉर्मल से थोड़ा सा अवे हो जाएगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये नॉर्मल है, ये रे ऐसे जाने की जगह थोड़ा सा नॉर्मल से अवे हो जाएगी, ये यहां पर पहुंचेगी। फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी वही होगा, ये डेंसर लेयर है और ये लेयर रेयरर है। जब पहले देख रहे थे तब ये वाली लेयर रेयर थी और ये डेंसर थी। अब जब इन दो का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये डेंसर है और ये रेयरर है। रेयरर लेयर में जाने पर लाइट की रे नॉर्मल से थोड़ा और अवे हो जाएगी, इस तरह से सीधा जाने की जगह ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी, ये यहां पहुंचेगी। इस डायग्राम में हम नोटिस कर रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब ऐसा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। रे आगे जाने की जगह सेम मीडियम में वापस मुड़ जाएगी फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब ये ऊपर वाली लेयर में जाएगी, अब की बार ये रेयर लेयर से डेंसर में जा रही है, ये सीधी जाने की जगह नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। मान लीजिए यहां पर हमारी आंख है, तो आई को ये लाइट की रे स्ट्रेट डायरेक्शन से, सीधी डायरेक्शन से आती हुई लगेगी। एज ए रिजल्ट ये पॉइंट हमें यहां कहीं पर नजर आएगा। इसी तरह से ये सारे के सारे पॉइंट्स ग्राउंड के नीचे हमें नजर आएंगे, तो हमें एक इस तरह से एक इमेज सी नजर आएगी। क्योंकि लेयर्स की ये डेंसिटी बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहती, हवा के चलने के साथ साथ धीरे धीरे बदलती रहती है, इसलिए हमें इमेज थोड़ी सी हिलती हुई महसूस होगी। तो दूर से देखने पर हमें एक पेड़ नजर आएगा, पेड़ के नीचे उसकी इमेज नजर आएगी और इमेज हल्की हल्की मूव कर रही होगी, हिल रही होगी। हमें ऐसे लगेगा जैसे कि यहां पर पानी है।
इस फिनोमिना को, इस ऑप्टिकल इल्यूजन को, इस दृष्टि भ्रम को हम मिराज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है? अगर हमारे पास कोई रिफ्रैक्टिंग मीडियम हो और उसका एक कर्व्ड सरफेस हो और वो कर्व्ड सरफेस किसी इमेजिनरी स्फीयर का एक पार्ट लगे तो हम उसे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, any refracting media bounded by a curved surface, bounded by this curved surface which is part of an imaginary sphere। अगर हम इसको एक्सटेंड करें ऐसे लगे जैसे कि एक स्फीयर बन रहा है, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस इमेजिनरी स्फीयर का एक पार्ट होता है उस इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सेंट्रल पॉइंट को पोल कहते हैं और इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इमेजिनरी स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सी को पी से ज्वाइन करने वाली लाइन और इसका दोनों तरफ एक्सटेंशन, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इस सरफेस का जो एपर्चर है, जो चौड़ाई है, यहां से यहां तक, ये इसकी विड्थ है, ये इसका एपर्चर कहलाएगा। तो व्हाट इज स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस? अ रिफ्रैक्टिंग मीडिया बाउंडेड बाय अ कर्व्ड सरफेस which is a part of an imaginary sphere is called a spherical refracting surface. Its central point is called pole. The center of the imaginary sphere is called center of curvature. Radius of that imaginary sphere is called radius of curvature. The line joining the pole with the center of curvature and its extension on both the sides is called principal axis, and the diameter of the spherical surface is called aperture. ये सारी बातें हमें याद रखनी हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस करेंगे। एक बात हमें और ध्यान रखनी है, हम इस सरफेस को रेयरर मीडियम की तरफ से देखेंगे। अगर ये एक डेंसर मीडियम है और ये कंपैरेटिवली रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम की तरफ से देखने पर ये पोर्शन उभरा हुआ नजर आ रहा है, दिस सरफेस विल बी कॉल्ड अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। दूसरी ओर अगर ये एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम हो जिसमें ये पोर्शन डेंसर है और सराउंडिंग मीडियम रेयरर है, और रेयरर मीडियम की तरफ से देखने पर हमें ये पोर्शन कनकेव नजर आ रहा है, तब ये स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कनकेव कहलाएगा। डिफरेंट केसेस में अलग अलग तरह की इमेजेस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बन सकती हैं। हम ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम में भी रख सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में भी रख सकते हैं। इमेज रियल भी बन सकती है, इमेज वर्चुअल भी बन सकती है। किस किस केस में कैसी कैसी इमेज बनेगी और इमेज के साथ कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला लिंक होगा, हम इन सभी डेरिवेशंस को आगे करने वाले हैं। इन डेरिवेशंस को करने से पहले हम कुछ फंडामेंटल बातें याद कर लें। एक तो ये, जब भी दो रेज एक्चुअल में आपस में मिलती हैं तो रियल इमेज बनती है, पर जब दो रेज मिलती नहीं है, मिलती हुई हमें महसूस होती हैं, व्हेन टू रेज do not meet actually but seems to be meeting, then we say the image formed is virtual. दूसरी बात, हम डेरिवेशन करते समय कुछ कन्वेंशंस लेकर चलेंगे, इन्हें हम कहते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस ये हैं, नंबर 1, सभी डिस्टेंसेस को पोल से मेजर किया जाएगा, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। नंबर 2, जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापे जाएंगे उन्हें पॉजिटिव माना जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। और तीसरी बात, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जो डिस्टेंसेस हम नापेंगे उन्हें हम पॉजिटिव कहेंगे एंड द डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। These are called न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। इन्हें ध्यान में रखते हुए हम कुछ डेरिवेशंस करते हैं। हम पहला केस लेंगे जब हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कन्वेक्स है, ऑब्जेक्ट को हमने रेयर मीडियम में रखा है और डेंसर मीडियम में एक रियल इमेज बन रही है। इस केस में हम स्टडी करेंगे। We are going to study the case when object is in a rarer medium and image formed is real.
This is a spherical refracting surface, convex spherical refracting surface, convex spherical refracting surface. Object is in rarer medium, image is real. This is the principal axis and this point is pole. Here is our object O. This is center of curvature. ऑब्जेक्ट O से एक लाइट की रे ऐसे ट्रेवल करती है। इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन मिलाएंगे। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ये लाइट की रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, इसलिए नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ऐसे जाने की जगह नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। अब दो बातें हो सकती हैं, हो सकता है ये सफिशिएंट मुड़े और इस रे से स्ट्राइक करे, और हो सकता है सफिशिएंट ना मुड़े, इसको आगे जाकर ना मिले। हम वो केस करने जा रहे हैं जिसमें इमेज रियल बन रही है। तो एक रे जो सीधी जाती है वो इस सरफेस पर नॉर्मल के साथ गिरती है, नॉर्मल डायरेक्शन में गिरती है और सीधी ही आगे चल जाती है। दूसरी रे जो इस पॉइंट पर गिरती है M पर, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और अल्टीमेटली ये और ये दोनों रेज इस पॉइंट पर मिलती हैं। यहां पर इमेज I बनती है। ऑब्जेक्ट वाली जगह पर हम सभी केसेस में एंगल अल्फा मानेंगे, इमेज वाले पॉइंट पर बीटा और C पर हम बनाएंगे एंगल गामा। पॉइंट M से हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज N। डायग्राम में क्लियरली विजिबल है P और N बहुत ही पास है। सबसे पहले हम देखें एंगल I को। ट्रायंगल MOC, ट्रायंगल MOC में I एक्सटीरियर एंगल है और अल्फा और गामा इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल MOC, दिस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल MOC, exterior angle I is equal to sum of interior opposite angles alpha plus gamma, and similarly ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये होगा एंगल R। अगर हम ट्रायंगल CMI को देखें, ट्रायंगल CMI को, CMI इस ट्रायंगल में गामा एक्सटीरियर एंगल है। इट विल बी इक्वल टू गामा, द एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स R प्लस बीटा। हमें तो R की वैल्यू चाहिए, तो R हो जाएगा गामा माइनस बीटा। अगर एंगल्स बहुत छोटे हों, रेडियंस में मेजर किए जा रहे हों, तो थीटा और टेन थीटा और साइन थीटा नियरली इक्वल होते हैं। हम इस बात का फायदा उठाएंगे। हम टेन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। हम चाहें तो थीटा को टेन थीटा या थीटा को साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। हम इसी बात को यहाँ यूज करेंगे। हम लिख सकते हैं I इज टेन अल्फा प्लस टेन गामा एंड सिमिलरली R इज टेन गामा माइनस टेन बीटा। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। I इज टेन अल्फा, टेन अल्फा इस ट्रायंगल में हम देखें परपेंडिकुलर MN बाय बेस NO, MN बाय NO, MN बाय NO प्लस टेन गामा। टेन गामा की वैल्यू हमें लेनी है। इस ट्रायंगल में देखें परपेंडिकुलर MN बाय बेस NC, परपेंडिकुलर MN बाय बेस NC, MN बाय बेस NC, साइड बाय साइड। हम R की वैल्यू लिखते हैं टेन गामा माइनस टेन बीटा। R इज टेन गामा माइनस टेन बीटा। टेन गामा की वैल्यू अगर हम देखें इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर MN बाय बेस NC, परपेंडिकुलर MN बाय बेस NC माइनस हमें लेना है टेन बीटा। हम देखते हैं ट्रायंगल NIM में टेन बीटा विल बी परपेंडिकुलर MN बाय बेस NI, परपेंडिकुलर MN बाय बेस NI। जैसा मैंने पहले बोला, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें सारे डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करना है और पॉइंट N पोल के बहुत पास है, इसलिए कोई भी डिस्टेंस जो N से मेजर किया जा रहा है उसे हम P से मेजर हुआ मान लेते हैं। N
NO के प्लेस पर हम PO लिखेंगे, सिमिलरली NC के प्लेस पर हम PC लिखेंगे और NI के प्लेस पर हम PI लिखेंगे। एज पॉइंट्स P and N are very close to each other, as N is very close to P, hence we can write as I is equal to MN by PO plus MN by PC, and similarly R is equal to MN by PC minus MN by PI, NI के प्लेस पर PI। 2 मिनट के लिए हम इसको यहीं रोकते हैं और एक अलग स्टेप करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, लेट अस सिंपली कॉल इट म्यू, इज इक्वल टू sin I by sin R, and as angles are very small, sin I can be replaced by I and sin R can be replaced by R. It can be written as I by R. Let us consider this as equation number 1. Also, relative refractive index of denser medium with respect to rarer medium is mu of denser medium divided by mu of rarer medium. हम जरा इस बात को चेक कर लें कि क्या ये ठीक है। जब यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता तो यहाँ पर वैक्यूम या एयर माना जाता है, और ये हमारा चल रहा है डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। हम इसको साइड में चेक कर लेते हैं। हमारे पास है डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं AD इनटू, इसको ऊपर ले जाकर RA, हम इसे यूं भी लिख सकते हैं RA इनटू AD। और जैसा कि हमने मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग मीडिया या मल्टीपल स्लैब्स में पढ़ा था, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम एक काम और करते हैं, डेंसर रेयर को यूज करने की बजाय हम इसे मीडियम नंबर 2 और इसे मीडियम नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को खाली म्यू मान लेते हैं। देन म्यू विल बी इक्वल टू mu2 by mu1. This is equation number 2. From equation 1 and equation 2, mu I by R के इक्वल है और यहाँ से mu2 by mu1 के इक्वल है। हम कह सकते हैं I by R is equal to mu2 by mu1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर mu1 into I is equal to mu2 into R। अब यहाँ पर हम I और R की ये वाली वैल्यूज को पुट करते हैं, देखें क्या मिलता है हमें। mu1 इंटू आई की वैल्यू है MN by PO प्लस MN by PC इज इक्वल टू mu2 इंटू R की वैल्यू है MN by PC माइनस MN by PI। MN को यहां से और इधर से कॉमन लेकर आपस में कैंसिल कर देते हैं और mu1 को अंदर ले जाते हैं। हमें मिलेगा mu1 by PO प्लस mu1 by PC इज इक्वल टू mu2 by PC माइनस mu2 by PI। अब इनमें से हम PC वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर देते हैं और इस वैल्यू को इधर ले आते हैं। हम PC वाली इस वैल्यू को उधर ले जा रहे हैं और इधर हमें मिलेगा mu1 by PO प्लस mu2 by PI। mu1 by PO प्लस mu2 by PI इज इक्वल टू mu2 by PC माइनस mu1 by PC। PC को एलसीएम ले सकते हैं। mu1 by PO प्लस mu2 by PI इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 by PC। अब हम इन PO, PI, PC की वैल्यू को पुट करते हैं। जरा हम अपने डायग्राम में देखें। PO क्या है? पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, इसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में चल रही हैं और डिस्टेंस PO इधर को मेजर किया जा रहा है उसके अपोजिट, इसलिए PO को माइनस U माना जाएगा। mu1 बाय माइनस U प्लस mu2 बाय PI। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस V से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज है, इसलिए इसे प्लस V मानेंगे। डिवाइडेड बाय प्लस V इज इक्वल टू
μ2 माइनस μ1 बाय पी सी। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और पीसी इस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज है, इसलिए इसे प्लस आर मानेंगे, डिवाइडेड बाय प्लस आर। एक काम हम और करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं μ1 से। μ1 को μ1 से डिवाइड करेंगे हमें 1 मिल जाएगा, वी गेट माइनस 1 बाय यू प्लस μ2 बाय μ1। अभी हमने अपनी डेरिवेशन में μ2 बाय μ1 को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कहा था, म्यू बाय वी इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 इज म्यू माइनस μ1 बाय μ1 इज 1 डिवाइडेड बाय आर। तो ये हमें रिलेशनशिप मिल गई किस किस में, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। इस रिलेशनशिप को यूज कर हम कई न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और इस डेरिवेशन को करते समय ये वाला जो स्टेप बीच में हमारे आया है, इस स्टेप को यूज कर हम लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन भी कर सकते हैं, इसे हम आगे करेंगे भी। फिलहाल हमें ये रिजल्ट याद रखना है। ये रिजल्ट कब आया है, ये रिलेशनशिप कब आई है, जब एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के सामने रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट को रखा गया और एक रियल इमेज ऑब्टेन हुई। नेक्स्ट केस क्या बनता है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ही लें, ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम में ही रखें, बट इमेज रियल ना बने, इमेज वर्चुअल बने। और नेक्स्ट केस इज वी हैव convex spherical surface, object is in a rarer medium and the image formed is virtual. This is a convex spherical surface. This is the principal axis. This is our object. This is pole P and this is center of curvature C. ऑब्जेक्ट से एक लाइट की रे यहाँ ट्रेवल करती है, इस पॉइंट M पर स्ट्राइक करती है, पॉइंट M को C से ज्वाइन करने पर हमें नॉर्मल मिलता है। ये इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में जा रही है, इसलिए ये सीधी ना जाकर नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी, बट ये मीडियम बहुत ज्यादा डेंसर नहीं है, इसलिए ज्यादा बेंड नहीं हुई, ये थोड़ी सी बेंड हुई। अब ये रे इस रे को नहीं मिल पाएगी क्योंकि इनके बीच का गैप, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। हाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाने पर ये रे हमें यहां पर मिलती महसूस होगी। दिस रे विल लुक टू मीट दिस रे एट अ पॉइंट। आप स्केल से इस डायग्राम को बनाइए बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। यहां पर ये वाली रे और ये रे एक्सटेंड करने पर मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई लगती हैं, इसलिए यहां पर इमेज बनेगी। जैसा कि पिछले डायग्राम में हमने किया था, ऑब्जेक्ट वाली जगह पर अल्फा, इमेज वाली जगह पर बीटा और सी के साथ गामा एंगल लगाएंगे। इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल, इनके बीच में ये एंगल आई होगा। फिर ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में ये एंगल आर होगा। जैसे मैंने पिछली डेरिवेशन की थी, आप इस डेरिवेशन में u, v, म्यू और r के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश कीजिए। आप इसको होमवर्क में कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये पूरा करवाऊंगा। आज की क्लास में पहले हमने पढ़ा मिराज के बारे में, फिर हमने देखा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है, और हमने एक डेरिवेशन की एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के सामने, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सामने रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट को रखा और जब उसकी रियल इमेज बनी तो हमने u, v, r और म्यू के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड किया। ऐसे ही कई और डेरिवेशंस हैं और सबसे बढ़कर लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन है। ये सब हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।